एक ऐसा ही रोज था बंबई क्रिकेट दफ्तर के भीतर बड़े चयनकर्ताओं के बीच इस एक डोमेस्टिक खिलाड़ी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। वजह यह नहीं थी कि अभी बरस 2002-03 की रणजी ट्रॉफी में बंबई को जिताने के लिए इस खिलाड़ी ने हिंदुस्तान क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जो रिकॉर्ड न तब के पहले किसी ने बनाया था, न तब के बाद किसी ने तोड़ने की जरूरत की। 20 विकेट हासिल करने वाला गेंदबाज नंबर 7 पे बल्लेबाजी करते हुए अगर 46 की औसत से पूरे टूर्नामेंट में 418 रन ठोक डाले तो इसे करिश्मा ही कहेंगे। मगर चर्चा इस करिश्मे की नहीं हो रही थी उस दिन। चर्चा तो एक ऐसे लफ्ज की हो रही थी जिस लफ्ज के मायने भी शायद आज के क्रिकेट की जुबान में बेमानी सरीखे लगे। शब्द है लुप्पा। कभी सुना है? यह गेंदबाजी की एक अलग ही विधा है। आजकल आप दुनिया के किसी भी गेंदबाज को देखेंगे, वो गेंदबाजी करते वक्त गेंद ऊपर से लाकर पिच पे फेंकता है। किसी भी गेंदबाज को देख लीजिए, चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, ऊपर से लाके नीचे पटकता है। लुप्पा फेंकने का मतलब होता है कि गेंदबाज अपनी ताकत गेंद को नीचे पटकने पे नहीं लगाएगा, गेंद को हवा में उछालने पे लगाएगा। वो गेंद नीचे पटकेगा ही नहीं, गेंद हवा में उछालेगा। इसे कहते हैं लुप्पा मारना। और बरस 2002-03 में क्रिकेट चयनकर्ताओं को इसी बात पर ताज्जुब हो रहा था कि जिस तकनीक को भूले बिसरे 2 दशक हो चुके हैं उसे गोल्डन एज टेक्निक कहा जाता है। लोग कहते हैं कि काश कोई गेंदबाज निकल आए जो इस टेक्निक से गेंदबाजी करे। उस टेक्निक से गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज बंबई क्रिकेट के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है। और तो और खिलाड़ी में ऐसा करिश्मा कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी इतनी बढ़िया करता है कि नंबर 7 पे आके 46 की औसत से रन ठोक रहा है। जल्दी भेजिए भाई इसे इंडियन क्रिकेट टीम में। बस तो फिर उसी रोज चयनकर्ताओं ने फैसला कर लिया कि इस खिलाड़ी का जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू कराया जाएगा। मगर यह बरस 2002-03 का दौर था। डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की कतार इतनी लंबी थी कि एक एक कर मौका मिलते मिलते भी बरस 2 बरस गुजर गए। इसी बीच सितंबर 2003 में पूरे देश की निगाहें एक रणजी मैच पर आ टिकी। उस दौर में रणजी मैच टीवी पे नहीं दिखाया जाता था, तो रणजी मैच कब हुए कब खत्म हुए किसी को खबर नहीं थी। मगर इस मैच की खबर पूरे हिंदुस्तान को थी, क्योंकि यहां रणजी क्रिकेट टीम की चैंपियन टीम से मुकाबला होना था इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम का, यानी नेशनल लेवल की क्रिकेट टेस्ट टीम का मुकाबला रणजी खिलाड़ियों से होना था। तो बंबई क्रिकेट के चयनकर्ताओं की निगाहें इस बाबत टिक गईं कि देखते हैं ये क्लासिक ऑफ स्पिनर इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंडरी खिलाड़ियों के सामने कैसा बर्ताव करता है। यानी जब एक डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर के सामने सचिन, रमेश तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी करेंगे तो क्या बाजू कांपेंगे। यही देखने के लिए बंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों का जमावड़ा उस दिन वानखेड़े में लगा हुआ था। मगर उस रोज 22 गज की पट्टी पर जो हुआ उसे करिश्मे से कम तो आप कह ही नहीं सकते हैं। एक डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर पहली पारी में सचिन, रमेश तेंदुलकर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ियों का अगर विकेट झटक ले, वो भी महज 20 ओवर के भीतर, तो इसे जादू ही कहेंगे, करिश्मा ही कहेंगे। जो करिश्मा उस रोज रमेश पवार ने करके दिखाया था, जिस करिश्मे के बूते बरस 2004 में पाकिस्तान का ऐतिहासिक दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की रमेश पवार का नाम भी शुमार किया गया। दूसरा वनडे था रावलपिंडी का वनडे, जहां रमेश पवार को टीम 11 में शामिल किया गया। मैच का 22वां ओवर आता है। दादा गेंद पवार के हाथों में फेंकते हैं। पवार लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए 22 गज की पट्टी के करीब आते हैं। स्पिनर से थोड़ा लंबा रनअप, पेसर से थोड़ा छोटा रनअप, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए स्टंप के करीब आना और फिर स्टंप के बिल्कुल करीब आकर एक ऊंची छलांग मार के गेंद हवा में उछाल देना। उस दौर के क्रिकेट प्रशंसकों ने ऐसी गेंदबाजी पहली दफा देखी। मगर अफसोस, डोमेस्टिक क्रिकेट में जलवा बिखेरने वाले इस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में खूब रन लुटाए। पाकिस्तान की मजबूत कदकाठी वाले बल्लेबाजों ने पवार की फ्लाइट खाती हुई गेंदों को खूब स्टेडियम के पार पहुंचाया। न विकेट मिले न रन रुके। हालांकि बल्लेबाजी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाला कोई हिंदुस्तानी बल्लेबाज शोएब अख्तर और मोहम्मद सामी की हवा से बातें करती हुई गेंदों को बल्ले से बाउंड्री के पार भेज भी सकता है, उस दौर में यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पवार ने वो करिश्मा करके दिखाया। मगर फिर भी पवार को जिस काम के लिए टीम में लिया गया था, चूंकि वो काम उस दिन मुमकिन नहीं हो पाया, इसलिए पवार आने वाले मैचों से ड्रॉप कर दिए गए। लोगों ने कहा पवार ने पाकिस्तान में जाकर अपना सब कुछ गंवा दिया, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी शोहरत। मगर
ऐसा कहने वालों को शायद इल्हाम नहीं था पाकिस्तान में हुई उस 1 घंटे की मुलाकात का, जिस मुलाकात ने पवार की तकदीर, तस्वीर, तासीर, तबीयत सब कुछ बदल डाला। पाकिस्तान के भीतर एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर छुप छुप कर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी से मुलाकात कर रहा था और इस मुलाकात के बारे में ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इल्हाम था, ना पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को इल्हाम था। किस खिलाड़ी से कर रहा था मुलाकात? यह खिलाड़ी कोई और नहीं, पाकिस्तानी स्टार गेंदबाज सकलैन मुश्ताक थे, जिन्होंने अपनी 1 घंटे की मुलाकात के दौरान पवार को ऐसे गुर सिखाए जिस गुर की बदौलत पवार ने आने वाले वक्त में अपने लिए जीत की इबारत अपने ही हाथों रची। सकलैन मुश्ताक ने उस मुलाकात के भीतर पवार को स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि तुम और गेंदबाजों के चक्कर में अपनी गेंद में रफ्तार मत लाओ। तुम रफ्तार लाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। तुम्हारे साथी गेंदबाज तेज डाल रहे हैं, तेज डालें। आजकल के सारे गेंदबाज तेज डाल रहे हैं, तेज डालें। तुम तेज मत डालो, क्योंकि तुम्हारी गेंदबाजी में अगर रफ्तार आ जाएगी तो तुम्हें विकेट मिलने बंद हो जाएंगे। तुम धीमा डालो, जितना धीमा डाल सकते हो उतना धीमा डालो। जितना धीमा डालोगे रन पिटोगे पर विकेट्स मिलेंगे। और कुछ ऐसा कोशिश करो कि जिस दौरान तुम्हारी गेंद हवा में रहती है, यानी हवा में ट्रैवल करने के दौरान अगर गेंद की रफ्तार में कुछ कमी आ जाए, माने जिस रफ्तार से गेंद हवा में गई उसी रफ्तार से नीचे ना आए, कुछ कमी आए, हवा में उसमें कुछ हरकत हो जाए, तो विकेट्स मिलने और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मगर अब इस दौरे से तो पवार टीम से बाहर हो ही चुके थे। ये एक अवसर तो हाथ से जा ही चुका था और जैसा कि हमने आपको सूचित किया, उस दौरान टीम में पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों की कतार इतनी लंबी थी कि अगर एक खिलाड़ी को एक दफा अवसर मिला और वो उस अवसर से चूक गया तो उसे दोबारा अवसर कब मिलेगा इस बाबत कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी। तो पवार चुपचाप डोमेस्टिक क्रिकेट्स में जाके दोबारा पसीना बहाने लगे, अपनी बारी का इंतजार करने लगे और बारी का इंतजार करते करते कब हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने बरस में बदल गए, ये पवार को खुद भी इल्हाम ना हुआ। 2004 से 2005 के रणजी सत्र के दौरान पवार ने 54 विकेट अपने नाम किए और 2005 से 2006 के रणजी सेशन के दौरान पवार ने कुल 65 विकेट अपने नाम किए। यकीनन ये दोनों एक रिकॉर्ड थे, मगर इन रिकॉर्ड की बदौलत अगर टीम में जगह ना पक्की हो तो फिर किस काम के ये रिकॉर्ड। मगर वो कहते हैं ना, इंतजार जितना लंबा होता है मकाम उतना ही मीठा होता है। यकीनन पवार ने 2 बरस का इंतजार किया था, मगर किस्मत का खेल देखिए, तकदीर का तख्ता देखिए, जिसने कुछ ऐसी करवट बदली थी कि पवार को जिस पाकिस्तान के दौरे से बाहर किया गया था, 2006 में पाकिस्तान के उसी दौरे में पवार की दोबारा टीम में वापसी कराई गई। रावलपिंडी के उसी मैदान में पवार दोबारा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने के लिए पहुंचते हैं। उस दौरे पर क्या यूनुस खान, क्या मोहम्मद यूसुफ, क्या सलमान बट, क्या इजमामुल हक, पाकिस्तान का कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो पवार की फिरकी का शिकार ना हुआ हो। 2006 के पाकिस्तान दौरे के बाद पवार नियमित रूप से टीम में नजर आने लगे थे। यह ग्रेग चैपल का दौर आ चुका था, जिस दौर में पवार नियमित अंतराल पर भारतीय टीम के साथ जुड़े रहते थे। टेस्ट टीम में नहीं खेलते थे, मगर वनडे टीम में लगातार पवार का सिक्का चल रहा था। इसी बीच कैलेंडर पे दस्तक देता है बरस 2006। भारतीय टीम का कैरिबियाई दौरा होता है और स्वाभाविक रूप से हमेशा की तरह टीम में रमेश पवार की जगह तो पक्की ही थी, तो पवार भी टीम इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज जा पहुंचते हैं। पवार उन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के चमकते सितारे हुआ करते थे, अपने करियर के हुरूस पे थे। तो क्रिक इन्फो ने पवार का एक साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार के दौरान जिक्र चोटों का आया तो बरबस ही सामने बैठे रिपोर्टर ने पवार से सवाल पूछ लिया, कभी करियर में चोट लगी है? चोट की वजह से कितना नुकसान हुआ है? तो पवार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, आज तलक अपने करियर में एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा हूं जब चोट की वजह से मैंने प्रैक्टिस न की हो। लगी हैं चोटें, मगर ऐसी नहीं कि मैं प्रैक्टिस न कर पाया हूं। अब इसे तकदीर का खेल ही कहते हैं कि जिस कैरिबियाई द्वीप की सरजमी पे अपने साक्षात्कार के दौरान पवार चोट ना लगने के अपने अनुभव की दास्तानें सुनाते फिर रहे थे, उसी कैरिबियाई द्वीप के दौरे पर अभ्यास मैच के दौरान ही पवार का टखना कुछ इस अंदाज में मुड़ा कि अभ्यास छोड़ दीजिए, पवार अपने बिस्तर से उठने के लायक भी न बचे। मगर आहिस्ता आहिस्ता तीसरे वनडे तक पहुंचते पहुंचते पवार ने दोबारा मेहनत कर पिच पर पसीना बहा, न सिर्फ अपने टखने की चोट को मात दी, बल्कि गेंदबाजी में दोबारा वही धार हासिल कर बल्लेबाजों को लुप्पे से चकमा देने की अपनी पुरानी अदाकारी में वापस भी लौट आए। दौरा खत्म होते होते
पवार ने कुल 6 विकेट अपने नाम किए थे, जो उनके साथी हरभजन सिंह से 4 विकेट ज्यादा थे। मगर न जाने क्या ऐसा हुआ कि अगले दौरे से पवार को ड्रॉप कर दिया गया और हरभजन सिंह को टीम में बनाए रखा गया। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, आने वाले पूरे बरस लगातार टीम इंडिया के क्रिकेट प्रशंसकों ने यही देखा कि पवार लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतर इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा विकेट हासिल कर रहे हैं, मगर मौके हरभजन को ज्यादा मिलते नजर आ रहे हैं। याद करिए वो इंग्लैंड की होम सीरीज, जिस सीरीज के दौरान हरभजन को महज 3 विकेट हासिल हुए थे और पवार को कुल 6 विकेट हासिल हुए थे, मगर इसके बावजूद आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में हरभजन को पवार से ज्यादा मौके दिए गए। पवार को सिर्फ एक मैच मिला, उसमें भी पवार ने बेहतर इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की, बल्कि वो एक हाई स्कोरिंग टोटल था। मगर इसके बावजूद जब बारी 2007 के क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम चयन की आई तो पवार को उस टीम से बाहर कर दिया गया और हरभजन को टीम के भीतर चुन लिया गया। मगर जब 2007 विश्व कप में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक रूप से निराशाजनक प्रदर्शन किया तो गाज टीम के कई खिलाड़ियों पे गिरी, तो भज्जी पे भी गिरी। भज्जी को ड्रॉप किया गया, पवार को अंदर किया गया। और जब बारी 2007 क्रिकेट विश्व कप के सबसे बड़े जख्म को भरने की आई, यानी विश्व कप में बांग्लादेश के हाथों मिली हार का बदला लेने की आई, तो पवार और पीयूष चावला के हाथों में ही गेंदबाजी का नेतृत्व दिया गया। पवार ने बांग्लादेश की धरती पर अपना टेस्ट पदार्पण भी किया, जिस पदार्पण टेस्ट में ही पवार ने 6 विकेट अपने नाम किए। पूरी सीरीज के दौरान पवार ने अपना जलवा कायम किया। यही नहीं, जब वेस्टइंडीज दोबारा भारत आई तब कटक में हो रहे मैच में पवार ने 10 ओवर में 42 रन देकर 4 विकेट हासिल कर भारत की जीत की इबारत लिखी थी। उस मैच में भी भज्जी को महज 1 विकेट हासिल हुआ था, हालांकि उन्होंने रन 27 ही दिए थे, मगर 1 विकेट और 4 विकेट का फासला भी कुछ होता है। और पवार की सफलताओं का कारवां यही नहीं रुकने वाला था। पूरी वेस्टइंडीज की होम सीरीज के दौरान पवार ने वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर्स के विकेट अपने नाम किए, चाहे वो दिनेश रामदीन का विकेट हो, चाहे शिवनारायण चंद्रपाल का विकेट हो, चाहे विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक ब्रायन लारा का चपौक में लिया गया वो ऐतिहासिक विकेट हो, जिसने पवार को पूरी दुनिया में एक अलहदा पहचान दिलाई थी। मगर इसके बावजूद आने वाली सीरीज से पवार को फिर बाहर कर दिया गया, भज्जी को फिर अंदर लाया गया, और यह सिलसिला आने वाले बरस 2 बरस तक अनवरत चलता रहा। माने ये वो कालखंड था जब भज्जी तकरीबन हर 8 से 9 ओवर में 1 विकेट हासिल कर रहे थे, मगर पवार को हर 5 से 6 ओवर में 1 विकेट मिल रहा था। मगर इसके बावजूद भज्जी को लगातार ज्यादा मौके मिल रहे थे और पवार को कम। मगर 2008-9 तक तो गनीमत थी कि पवार को कम ही सही मौके मिल तो रहे थे। मगर 2008 में होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज पवार के करियर की अंतिम सीरीज साबित हो गई। इसके बाद पवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका तक नहीं मिला। माने इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि आप लगातार अपने प्रतिस्पर्धी गेंदबाज से बेहतर गेंदबाजी कर रहे हो, मगर इसके बावजूद आपको टीम में जगह ना मिले। मगर इसकी वजह क्या थी? अलग अलग लोगों के अलग अलग मौकफ हैं। कुछ कहते हैं बोल्ड की अंदरूनी राजनीति थी, कुछ कहते हैं भज्जी का बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ संबंध अच्छा था, कुछ कहते हैं पवार के साथ कुछ नाराजगी हो गई थी कप्तान की या कोच की। मगर मेरा एक अपना अलहदा मौकफ है। अगर आप पवार के क्रिकेट करियर का ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो पवार के क्रिकेट करियर ने सबसे ऊंची उड़ान चैपल के दौर में हासिल की थी। वो चैपल जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादास्पद कोचों में से एक रहे, जिनके हर फैसले पर विवाद रहा। बड़े खिलाड़ियों से उनकी कभी नहीं बनी, चयनकर्ताओं से उनकी कभी नहीं बनी, समूचे भारतीय क्रिकेट प्रशंसक वर्ग के बीच लगातार आलोचना के विषय बने रहे। माने 2008 में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट भंग किया गया और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से दूर किया गया तो उनके निकलने की अदा कुछ इस तरह ही थी कि बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले, कुछ यूं कि दोबारा साया भी नजर आएगा या नहीं। तो जब कोई कोच यानी निर्णायक टीम से बाहर इस कदर जाता है तो उसके लिए गए हर निर्णय पर खुद ब खुद सवाल उठ जाता है। उनमें से कई निर्णय विवादास्पद होते हैं और कई निर्णय नहीं। शायद चैपल जो लगातार पवार को टीम में तरजीह दे रहे थे वो सही था, मगर चूंकि चैपल के कई फैसले विवादों के घेरे में थे, उनके कई फैसलों को निरस्त किया गया तो गेहूं के साथ घुन भी पिस गया और चैपल के कई फैसलों को रद्द करते करते कब पवार के करियर पर रद्दी चढ़ा दी गई कि शायद भारतीय टीम के चयनकर्ताओं को भी समझ नहीं आया। हालांकि टीम इंडिया से बाहर होने के बावजूद पवार ने क्रिकेट से अपना ध्यान नहीं हटाया। पवार दोबारा रणजी में गए, वहां पसीना बहाया, रणजी में लगातार खेलते रहे, जिससे कम से कम डोमेस्टिक लेवल पर तो पवार की अपनी एक अलहदा तस्वीर बनी, पहचान बनी, जिस पहचान का लाभ उन्हें बरस 2017 में मिला जब उन्हें टीम इंडिया अंडर 19 का कोच नियुक्त किया गया।
फिर टीम इंडिया की महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया। उन्हीं के कोच रहते इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप भी अपने नाम किया, जिसके चलते वर्तमान में रमेश पवार को दोबारा भारतीय क्रिकेट महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है। यह बतौर कोच पवार की दूसरी पारी है, जो अपने आप में पवार के लिए किसी सम्मान के मेडल से रीखा ही है। तो ये थी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बदनसीब खिलाड़ी रमेश पवार की दास्तान।